तो बच्चे, इंटरनेशनल लिंकेजेस की पिछली रिकॉर्डिंग में हमने देखा कि जब कैपिटल मोबिलिटी हम चाहते हैं हो तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंशियल होना एक कंट्री में, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरी कंट्री में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अगर डिफरेंट रहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमें ज़्यादा नोटिस करते हैं कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो। अगर सभी कंट्रीज़ में एक जैसा ही फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रहेगा तो ऐसी सिचुएशन में हम ये नहीं मान सकते या ये नहीं कर पाएंगे कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो। तो इंटरेस्ट रेट का बराबर होना ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिकल कोई रिस्क भी नहीं है, किसी तरीके की कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, तो बड़े आराम से हम अपनी डोमेस्टिक कंट्री में ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और हर एक सिटीजन अपनी अपनी कंट्री में ही पैसा इन्वेस्ट करता है। मगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होते हैं, एक्सचेंज रेट हमारे जो हैं वो डिफरेंट होते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इंटरेस्ट रेट इज सेंसिटिव टू कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो। जरा से इंटरेस्ट रेट के चेंज या कम या ज़्यादा होने के कारण, डोमेस्टिक कंट्री और फॉरेन कंट्री में डिफरेंट होने के कारण इनफ्लो आउटफ्लो हमें देखने को मिलते हैं। अब इस इनफ्लो और आउटफ्लो को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने अब एक चीज़ और इंट्रोड्यूस करनी है कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक्चुअल में डिसाइड कौन करता है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जब भी करंट अकाउंट का डेफिशिएट होगा उस डेफिशिएट को कंपनसेट करेगा कैपिटल अकाउंट का सरप्लस। तो कैपिटल अकाउंट में अगर सरप्लस लाना है, मतलब आपको इनफ्लो चाहिए, तो वो इनफ्लो इंटरेस्ट रेट के थ्रू होगा और ये इंटरेस्ट रेट हमारा कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक की इम्पोर्टेंस अब हम यहाँ पर समझेंगे कि किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस्ड करने के लिए हम सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ को यूज़ किया जाता है। मगर ये पॉलिसीज़ जब यूज़ की जाती हैं तो क्या एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पा रहे हैं? तो इंटरनल कोई कन्फ्लिक्शन तो नहीं आ जाएगा? इंटरनली हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ेगी? तो एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव और इंटरनल ऑब्जेक्टिव इनको समझना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने जब कोई एक चीज़ को चेंज किया है उसका असर सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर ही नहीं देखने को मिलेगा, उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें बाकी चीज़ों पर भी देखने को मिलेगा। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बड़े इजी से डायग्राम की हेल्प से, जहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम किसी भी कंट्री की उसकी अपनी डोमेस्टिक इनकम या आउटपुट को यहाँ पर लिखेंगे या स्टडी करेंगे। डोमेस्टिक इनकम या आउटपुट कुछ भी बोल सकते हैं, और इस तरफ हम लिखेंगे डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको अगर ध्यान आए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के कॉम्बिनेशन से ही हम आईएस और एलएम कर्व बनाते हैं। तो थोड़ा सा उस चीज़ को दिमाग में साइड में रख के सोचते रहना, इमेजिन करना। साइड में रख दो आईएस एलएम, अभी उसका कोई काम नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया है कि ये वही है, थोड़ा बहुत वही है, ठीक है। अब हमारे पास एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉरेन कंट्री वाला, अब्रॉड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल टू 0 करके दिखाया है, और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर
इन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर है और इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बैलेंस्ड है और किसी तरीके का कहीं पर भी हमें कोई नेगेटिव और पॉजिटिव चेंज करने को या देखने को हमें नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ हमने एक्स एक्सिस पर आउटपुट लिया है तो एक वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये जो वर्टिकल लाइन है ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाली लाइन है। इस फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रीन वाली लाइन के इस तरफ अब हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बन गए, ये 4 खाने बन गए हैं। मगर हम कुछ भी करें ग्रीन लाइन की इस तरफ हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो आईएफ से कम हो चाहे वो आईएफ से ऊपर हो, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वी नो दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ हेयर। दूसरी तरफ इस ग्रीन लाइन के आगे की तरफ हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो या तो इन्फ्लेशन बोल सकते हैं और या फिर ओवर एम्प्लॉयमेंट। तो ओवर एम्प्लॉयमेंट मैंने यहाँ पर लिख दी फुल एम्प्लॉयमेंट के वर्टिकल लाइन के इस तरफ। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ, ये रेड कलर वाली लाइन। इस रेड कलर वाली लाइन पे हमने कहा कि डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट और फॉरेन इंटरेस्ट रेट दोनों बराबर है और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा 0 है। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज किया डोमेस्टिक ज़्यादा हो गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है अब हमारी कंट्री में ज़्यादा आएगी, कैपिटल का इनफ्लो होगा, ऊपर 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 कैपिटल का इनफ्लो होगा, ज़्यादा पैसा आएगा। ज़्यादा पैसा आएगा तो हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो सरप्लस में हो जाएगा, सरप्लस सरप्लस। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर ये इंटरेस्ट रेट ये ऑब्जर्व करें, इस रेड वाले फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है, डोमेस्टिक कंट्री का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो यहाँ से पैसा बाहर जाएगा, आउटफ्लो, डेफिशिट। तो हमने यहाँ पर डेफिशिट और डेफिशिट नीचे की तरफ, रेड लाइन के नीचे की तरफ डेफिशिट डेफिशिट लिख दिया। अब ये 4 क्वाड्रेंट जो हैं इनमें 4 प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं कि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जब भी सेंट्रल बैंक कोई एक चीज़ को, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करता है तो कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव वहाँ पर हम अचीव नहीं कर पाते। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जहाँ पर हमने स्टडी किया ISLM, दोबारा से अब हम लेकर आ रहे हैं ये IS और ये LM इक्विलिब्रियम पर होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट और आउटपुट हमारा ये वाला होता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से IS और LM में जब भी चेंज आएगा, जब भी इंडिफरेंस कर्व ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा सरप्लस और ओवर एम्प्लॉयमेंट होगा। अगर LM कर्व नीचे की तरफ आता है डेफिशिट और ओवर एम्प्लॉयमेंट होगा और LM कर्व पीछे की तरफ जाता है तो सरप्लस तो होगा मगर अनएम्प्लॉयमेंट भी फेस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम अलग अलग सिनेरियो में ISLM कर्व शिफ्ट अगर होगा तो ये हमारे कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। इसको बच्चे बड़े आराम से समझना, ड्रॉ करना, और जब आप खुद ड्रॉ करोगे समझोगे तो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जिसमें हम कन्फ्लिक्ट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में बात कर रहे थे और ये सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन या रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने के कारण हमने ये नोटिस किया, ऑब्जर्व किया। तो यहाँ तक हमारा एक टॉपिक और ख़त्म होता है। अगला टॉपिक जो हमने यहाँ पर स्टडी करना है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल भी हम इग्नोर नहीं कर सकते जिसको, एंड दैट इज मुंडेल
एंड फ्लेमिंग मॉडल। मुंडेल और फ्लेमिंग मॉडल जो है दोनों अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं। अलग अलग इकोनॉमिस्ट हो थे तो 1960 से पहले, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट होता था, तो उस फिक्स एक्सचेंज रेट को हम यहाँ पर कैपिटल मोबिलिटी के साथ स्टडी करेंगे। ये हमने क्लास में शुरू किया था। अगर थोड़ी कंफ्यूजन थी तो आराम से यहाँ पर हम इसको और ज़्यादा लेयर बाय लेयर समझने की कोशिश करते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट जहाँ पर कैपिटल मोबिलिटी के साथ हमने इसको स्टडी करना है, एंड दिस कैपिटल मोबिलिटी इज परफेक्ट। सो परफेक्ट कैपेबिलिटी जब मैंने यूज़ किया तभी ये वाला मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली फ्लेमिंग मॉडल पूछ ले, मुंडेल फ्लेमिंग हो सकता है, या वो फिक्स एक्सचेंज रेट और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी के बारे में पूछे, तो दोनों सिचुएशन में हम आंसर कर सकते हैं। मगर एक लाइन ज़रूर लिखोगे कि 1960 से पहले तक इसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा था। फ्लोटिंग के बारे में बात करेंगे, बट वो हमारा बात का टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारा फोकस इसी के ऊपर रहेगा। इस परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी को जब हम स्टडी करते हैं या इसके बारे में जब हम बात करते हैं, तो पिछली जितने भी स्लाइड्स को हमने अभी तक डिस्कस किया है, जिसमें हम बोल रहे थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंट होता है या डिफरेंशियल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या प्रवोक करते हैं। किसको प्रवोक करते हैं? कैपिटल फ्लोज को। तो इस कैपिटल फ्लो को जब हम नोटिस करता है सेंट्रल बैंक, तो अगली लाइन में हम सेंट्रल बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ी डिफरेंट हमारी अब व्यू जाने वाला है। तो सेंट्रल बैंक जो है वो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी परफेक्ट कैपिटल फ्लो के लिए, कैपिटल अकाउंट के लिए नहीं बना रहा कि इंटरनल ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी हमारी अलग होगी, तो एक्सटर्नल के लिए अलग होगी, वो नहीं है। तो सेंट्रल बैंक, एक चीज़ हम ध्यान में रख लेते हैं और ये इम्पोर्टेंट है, कैन नॉट कंडक्ट एंड independent policy under fixed exchange rate. Fixed exchange rate. So अब सपोज हम एग्जाम्पल से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जो क्लास में किया था उससे थोड़ा हटके अब हम इसको देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। परफेक्ट मोबिलिटी कैपिटल का फिक्स एक्सचेंज रेट। सपोज एक कंट्री है, वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको टाइट करना। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से मतलब क्या है? मनी सप्लाई को डिक्रीज करना। जब भी मनी सप्लाई डिक्रीज होती है, याद रखना, जब भी मनी सप्लाई डिक्रीज होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। यहाँ से इस तरफ आई, मनी सप्लाई कम कर दिया हमने, मनी सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से R1 हो गया। ये कहलाता है टाइट या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। पहले तो ये ध्यान में रखना है।
इसी के बेस पर एलएम कर्व हम बनाएंगे, जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। तो थोड़ा और डिटेल में डेप्थ में जाके हम स्टडी कर रहे हैं कि पहले हम जान लेते हैं कि टाइट या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। इस कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से इंटरेस्ट रेट तो हमारा हमने देखा बढ़ गया। अब बाकी के कॉन्सिक्वेंसेस फिर देखते हैं क्या होते हैं। अब तो मेन बात तो वही स्टडी करने की है। तो जितने भी पोर्टफोलियो होल्डर्स होते हैं, असेट होल्डर्स, अब जिन्होंने इन्वेस्ट करना है पैसा, अब वो देखेंगे कि यहाँ पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में बहुत अच्छा है, तो ऐसा करते हैं कि अपनी वेल्थ को यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। सो दे वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ इट। सो कैपिटल इनफ्लो, एज ए रिजल्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको सरप्लस दिखेगा, हमने स्टडी कर लिया। अब जब ये सरप्लस दिखेगा, इस सरप्लस के कारण क्या होगा, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जिनको मैं फॉरेनर्स लिख रही हूँ, वो हमारी डोमेस्टिक असेट्स को परचेज करना चाहेंगे या किया है उन्होंने। पैसा आया है, इनफ्लो तभी हुआ है ना क्योंकि डोमेस्टिक असेट्स में बहुत ज़्यादा हमने नोटिस किया कि खरीदारी हुई है, बाहर से फॉरेनर्स ने बहुत ज़्यादा खरीदारी की है। अब इस खरीदारी से जो एक्सचेंज रेट है, वो एप्रिसिएशन हम उसमें नोटिस करते हैं। इस एप्रिसिएशन से, अब एप्रिसिएशन से हमने नोटिस किया था क्या होता है, इस एप्रिसिएशन से हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे और इंपोर्ट जो हैं उनके जो प्राइस हैं उनको हम कंट्रोल कर पाएंगे। वो तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, मगर ये ठीक नहीं है एक्सपोर्ट का कम होना, क्योंकि हमारी फिर रिसीट्स कम हो जाएंगी, हमारी आउटपुट पे बुरा असर पड़ेगा, हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं उनके प्रोडक्शन पे बुरा असर पड़ेगा। सो एप्रिसिएशन इज इन एक्सचेंज रेट इज नॉट गुड फॉर अस। हमने ये नोटिस तो कर लिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट के सरप्लस से एक चीज़ को तो हमने अचीव कर लिया, मगर दूसरी मुसीबत हमारे लिए खड़ी होगी। अब इसके लिए क्या करेगा सेंट्रल बैंक, अब सेंट्रल बैंक ने यहाँ पर ये जो इंटरवीन करेगा और यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है उसको कांस्टेंट बनाने की कोशिश करेगा। ये उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि इसको मैं एक्सचेंज रेट को कांस्टेंट रखूं। क्यों? क्योंकि मुझे तो फिक्स एक्सचेंज रेट वाला मैं स्टडी कर रही हूँ, मुझे एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, ना मुझे डेप्रिसिएशन किसी तरीके से चाहिए। माई एक्सचेंज रेट शुड बी फिक्स्ड, यही हमारा टॉपिक है। तो उसको फिक्स करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन मनी को, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बाय करेगा फॉरेन मनी को। जैसे बॉन्ड्स को करते हैं, हम खरीदते हैं, जब हमने खरीदे, सरकार बॉन्ड्स को खरीदती है तो वो पैसा वापस से डंप करती है इकोनॉमी में, तो उसी तरीके सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज को या करेंसी को खरीदना शुरू कर देगा और अपनी डोमेस्टिक करेंसी के बदले में, मतलब अपनी डोमेस्टिक करेंसी फॉर डोमेस्टिक करेंसी देगा, वो रुपीस देगा और डॉलर या येन और या फिर यूरो इनको खरीदता रहेगा। तो रुपीस जब देगा
ये बदले में रुपीस दे रहा है। तो देने का मतलब क्या है कि वो रुपीस की सप्लाई को, मनी सप्लाई को बढ़ा देगा। रुपीस की सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। चलो ठीक है, नहीं समझ में आया, दो चीजें एक बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं, तो कर्व से देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ISLM कर्व हमारे पास है, इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फिक्स एक्सचेंज रेट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट 0 है, इनकम का लेवल ये रहा। हमने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले कि हमने रेट ऑफ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ किया था, और उस टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से जो मनी सप्लाई थी वो डिक्रीज हो गई थी, और LM कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। LM कर्व LM से LM डैश हो गया। E पर थे हम स्टार्टिंग में, E से हम पहुंच गए यहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम पर, A पॉइंट पर। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था, जो मैंने पिछली स्लाइड में समझाया। इस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैपिटल इनफ्लो हुआ, सरप्लस में आ गया, एप्रिसिएशन हो गया, एप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट हमारे हर्ट हो रहे हैं, कंपिटिटिव नहीं रहे। अब कंपिटिटिव नहीं रहे, वो महंगे लग रहे हैं फॉरेनर्स को, वो डिमांड नहीं कर रहे। तो जब वो डिमांड नहीं कर रहे तो किस तरीके से फिर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंट्रल बैंक को कहेंगे कि भाई तुम फॉरेन करेंसी जो फालतू इनफ्लो इतना सारा हो गया है ना, उसको तुम एब्जॉर्व करो। वो कहेगा ठीक है, वो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी को खरीदेगा, मगर कैसे खरीदेगा? अपनी डोमेस्टिक करेंसी देके, तो रुपीस को वो देना शुरू कर देगा। तो जब रुपीस वापस इकोनॉमी में जाएंगे, तो यहाँ पर ये ए पॉइंट पर गए थे ना, वापस हम ए से इस ई पॉइंट पर आ जाएंगे, और इकोनॉमी में इस मनी सप्लाई को बढ़ाकर, जो ग्रीन कलर LM का वापस इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। और जब ये वापस इक्विलिब्रियम पर आएगा, इकोनॉमी दोबारा से फिक्स एक्सचेंज रेट और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी के थ्रू इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगी, बट विद द हेल्प ऑफ, विद द इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल बैंक। पहले उसने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूज की थी, उसके बाद उसने एक्सपेंशनरी तो नहीं हम कहेंगे, हम जैसे बॉन्ड्स को खरीदते और बेचते हैं, बिल्कुल वो वाली स्ट्रेटजी यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशन में जैसे होती थी, वैसा ही कुछ हमने यहाँ पर किया है, मगर यहाँ पर हमने बॉन्ड्स की बजाय फॉरेन करेंसी को खरीदना शुरू कर दिया, हमने उसको अपने पास रखना शुरू कर दिया और मनी सप्लाई बढ़ाई। और जब बच्चे मनी सप्लाई बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्रेडिट क्रिएशन, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, और जब ये सब कुछ बढ़ता है तो प्रोडक्शन फिर से, ग्रोथ रेट फिर से इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पर हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि कंट्री इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी पहली बात तो नहीं लगाती है, दूसरा इंटरेस्ट रेट जो है वो कैन नॉट मूव आउट ऑफ द लाइन, वो इस लाइन से कहीं ऊपर नीचे नहीं होगा, और अगर होता भी है तो ऐसी सिचुएशन में कैपिटल फ्लो से इंटरवीन करके इंटरेस्ट रेट को वापस हम ई पॉइंट पर लेकर आते हैं, जहाँ पर पूरी वर्ल्ड मार्केट का इंटरेस्ट रेट, हमारे इंटरेस्ट रेट सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो एक कंक्लूजन यहाँ पर बच्चे आप लिखना है आपने अपने नोट्स में और एग्जाम में भी, कि सरप्लसेस इम्प्लाई टू ऑटोमेटिक मॉनेटरी एक्सपेंशन, जो अभी हमने देखा मॉनेटरी एक्सपेंशन हुई है ऑटोमेटिक, और दूसरी तरफ ऑन द सेकेंड हैंड जो डेफिशिट्स है इम्प्लाई मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमने एक और कंक्लूजन निकाल लिया, और ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है।
तो इसको आप ध्यान में रखना। सो कीप लर्निंग।